गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स जो रह गए हैं चैप्टर 1 के उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने जो सारे टॉपिक डिस्कस किए उस पर बेस्ड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो क्वेरी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्वेरी को मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिजॉल्व करूं। ओके, सो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। Basically, electric dipole is a systematic arrangement which is formed with the help of two equal and opposite charges are placed with a small distance. एक systematic arrangement है किसका, two equal charges equal in magnitude and opposite in nature। ऐसे दो चार्जेस को अगर हम एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर्म होता है उसे हम नेम करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। क्या होगी हिंदी में डेफिनेशन। दो समान प्रकृति के, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को, समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी चार्जेस कैसे होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। कहां पर प्लेस होनी चाहिए, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस उसको हम क्या कह दे रहे हैं, 2L। और ये कंप्लीट जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, इस कंप्लीट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो इस प्रकार बने समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। Two charges equal in magnitude and opposite in polarity are placed such a small distance, so the systematic arrangement form is known as electric dipole. Electric dipole हमने फॉर्म कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से, P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दोस चार्जेस, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दोस चार्जेस इज डिफाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड हो रहा है, जो भी चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, 2QL। अब क्वांटिटी को डिफाइन करने की बात होती है कि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर है। सो आप नोटिस कीजिए राइट हैंड साइड में कोई वेक्टर क्वांटिटी पॉसिबल है, जी हां पॉसिबल है। 2L, 2 तो नंबर हो गया, L क्या हो सकती है, वेक्टर हो सकती है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के साइड होगी। ठीक, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर हम कहें हिंदी में आप लोगों को बताना स्किप हो गया, छूट गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, आवेश के परिमाण एवं आवेशों के मध्य के बीच की दूरी का गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा कहां से कहां होती है, ऋण आवेश से धन आवेश। क्यों होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने डायरेक्शन बोल दी तो हो गई। डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल में केवल नेगेटिव चार्जेस ही मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहां पर भी कौन मूव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने कब बात किया था, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्लासिफाई होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन
की मेजॉरिटी हो गई, अधिकता हो गई, तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो सिमिलरली मूव कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, चार्ज का यूनिट कूलम हो गया, लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, तो यूनिट हो गया कूलम मीटर। सो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने डिफाइन कर लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला डिफाइन कर लिया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ही यूज करके हमें कुछ सर्टेन डेरिवेशंस करने, यानी हमें कैलकुलेट करना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों को कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। सो इस टॉपिक को क्लासिफाई किया जाता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना 3 अलग अलग बिंदुओं पर करेंगे। पहले पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो कहां पर प्लेस्ड होगा, एक्सिस पे। एक्सिस मेंशन है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल की एक्सिस पर प्लेस्ड होगा। सेकंड डेरिवेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो पॉइंट है वो कहां पर प्लेस्ड होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर प्लेस्ड होगा, यानी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर प्लेस्ड होगा। और थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एनी अदर पोजीशन, यानी एक्सिस पे भी ना प्लेस हो, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर प्लेस्ड हो। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति का, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम फॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहली चीज, एक इलेक्ट्रिक डायपोल आप फॉर्म कर लीजिए। सो इसको हमने कह दिया पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। यहां पर माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेंटर है उसको हमने डिफाइन कर लिया है O, यानी O से A की डिस्टेंस भी L है, O से B की डिस्टेंस भी L है। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर प्लेस्ड एक पॉइंट P है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R, वहां पर पॉइंट P प्लेस्ड है। उस पॉइंट P पर हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज प्लेस्ड एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर प्लेस पॉइंट P है, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमारा ये स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया है। इसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट मेंशन करना होता है क्या, कि पॉइंट ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जहां पर पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। फिर उसके बाद सिचुएशन क्या हो जाती है, O इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सेंटर O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P प्लेस्ड है, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इतनी चीज बताने के बाद हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, यानी ऋण आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम पहले कैलकुलेट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगी डिस्टेंस, उसके बाद करते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने नाम दे दिया कितना, E1। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। चार्ज कितना है, Q। डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाएगी R और प्लस L, तो ये हो गया आपका R प्लस L का होल स्क्वायर। सेम पैटर्न यूज करेंगे और प्लस क्यू चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस होगी वो R में से L डिस्टेंस हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, घटानी है, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, परिमाण निकाल लिया, डायरेक्शन तो हम लोगों ने बताई नहीं कि E1 की डायरेक्शन क्या है, E2 की डायरेक्शन क्या है।
जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन क्या होती है। अगर आपको ध्यान हो कि नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन कहां होती है, इनवर्ड, अंदर की ओर। तो E1 की डायरेक्शन कहां होगी, पॉइंट P से इनवर्ड। ठीक। E2 की डायरेक्शन कहां होती है, पॉजिटिव केस में आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर। तो E2 की डायरेक्शन हो गई बाहर की ओर। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी कर रखा है कि अगर टू वेक्टर्स आर अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन ही होता है। किसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से जिसकी वैल्यू स्मॉल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है E, वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस E1। क्यों हो जाएगा, बहुत इजी है। E2 का जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है, तो E2 की वैल्यू लार्ज होगी। सो E2 की वैल्यू लार्ज हो गई तो E1 को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। डायग्राम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि L के कंपैरिजन में जो R वाली डिस्टेंस है वो आपके डायग्राम में क्लियरली विजिबल होनी चाहिए कि वो R की वैल्यू ज्यादा है और L की वैल्यू कम है। देखिए L मैंने बहुत छोटा बनाया और R काफी बड़ा बनाया है। ये पैटर्न आपको भी फॉलो करना है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन आप लोग भी कर सकते हैं, आप भी इसको तुरंत अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। हमें क्लियरली दिख रहा है कितनी चीज कॉमन है, उसको हम कॉमन लेकर लिखेंगे, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें कॉमन दिख रहा है। यहां बचा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जो कॉमन है उसमें तो कोई चेंज नहीं, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ऊपर जो दो ब्रैकेट है, एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाकर ओपन कर दीजिए तो हो गया R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहां हो गया R स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL और ये हो गया प्लस। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस में। डिनोमिनेटर वैसा ही है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं R स्क्वायर एल स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव है। सो E की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, जितना कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन था उसको एज इट इज लिख दिया। ब्रैकेट में 2RL प्लस 2RL हो गया आपका 4RL। डिनोमिनेटर है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2QL अलग कर दिया, कितना बचा 2R बचा। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां रह गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिखने का मोटिव क्या है हमारा, वी ऑलरेडी नो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL को हम लिख सकते हैं P। तो ये P लिखने के बाद हो जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नोटिस करना है कि R स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है, किससे, एल स्क्वायर से। देख लीजिए R की वैल्यू इतनी बड़ी, L की वैल्यू इतनी छोटी, तो R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, L स्क्वायर उससे बहुत छोटा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके कितना मान लेंगे, 0। सो E की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही आप L स्क्वायर को 0 रखेंगे तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं R की पावर 4। सिंप्लीफाई कर देते हैं, E की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब।
ऊपर का r नीचे की पावर 4 को कैंसिल कर दे रहा है, तो फाइनली जो वैल्यू आ जा रही है वो आ रही है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये हमने कंप्लीटली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, और जो E की डायरेक्शन होगी वो भी किसकी डायरेक्शन में होगी, E2 की डायरेक्शन में। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो E2 की दिशा में ही स्थित हो जाएगी। वेक्टर नोटेशन क्या होगा इसका, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि P की डायरेक्शन कहां होती थी, नेगेटिव से प्लस, E की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये हमारा हो गया फाइनली वेक्टर नोटेशन। आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे तो आपके बुक में भी मेंशन है, जिस पैटर्न पे मैंने किया वो कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। बस हम लोगों को कोशिश करनी है कि इस टाइप के डेरिवेशन को हम लोग खुद अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिखें और अपने पैटर्न पे फॉलो करें, ना कि एज इट इज बुक को रेफर करें। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद डिस्कस करते हैं एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, थैंक यू। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेकंड डेरिवेशन हमारा रहेगा कि जो पॉइंट प्लेस होगा वो अब होगा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम पॉइंट को प्लेस कर देते हैं और उस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डेरिवेशन के लिए हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पहले डाइपोल कंसीडर करना होगा। ये हमारा डाइपोल हो गया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इसका सेंटर हो गया पॉइंट ओ। ए से बी तक की डिस्टेंस 2l होती है, तो ओ से ए भी l हो जाएगा और बी भी l हो जाएगा। क्या कंसीडर करेंगे यहां पर एक पॉइंट की डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखना कि लाइंस परफेक्ट होनी चाहिए, डिस्टेंस r की डिस्टेंस l के कंपैरिजन में बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, L के कंपैरिजन में जो R डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हैं, अभी क्या है सेकंड केस में जो पॉइंट P है वो कहां पर प्लेस होगा, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी निरक्षीय स्थिति पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये कौन सा है, निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है, यानी अब पॉइंट P कहां पर प्लेस्ड होगा, AB के परपेंडिकुलर ऊपर। ओके, पॉइंट A पर -q चार्ज है, पॉइंट B पर आपका +q चार्ज है। जैसे ही आप चार्जेस को पॉइंट P से ज्वाइन कराते हैं तभी आप आगे की चीजें कर सकते हैं। तो ज्वाइन करा दे रहे हैं, ज्वाइन करा दिया गया है। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम लोगों ने पिछले मेथड में किया था कि -q चार्ज को कंसीडर करते हैं और इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहते हैं, यानी ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, r। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बनने का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आधार यानी बेस, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस l स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी r² प्लस l स्क्वायर। वैल्यू लिखते हैं अगर हम E1 की, तो 1/4πε0 q अपॉन जो भी दूरी है बिंदु P की ऋण आवेश से उसका वर्ग, यानी नेगेटिव चार्ज की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 q अपॉन r² प्लस l स्क्वायर। इसी तरह +q चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं E2 की वैल्यू, उसके लिए भी 1/4πε0 होगा, q होगा। पॉजिटिव चार्ज से भी पॉइंट P की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी नेगेटिव चार्ज से थी, यानी यहां पर भी सेम आ जाएगा फॉर्मूला, √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाइड हो गया 1/4πε0 q अपॉन r² प्लस l स्क्वायर।
अब यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर मिल रहे हैं। अब बात करनी होगी डायरेक्शन की कि क्या डायरेक्शन क्या है, E1 की क्या है, E2 की क्या है। नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इनवर्स होती थी तो E1 की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड, बाहर की ओर, यानी E2 की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक, इस एंगल को अगर हम थीटा बोल दें तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, यानी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे एक दूसरे के उस स्थिति में। ठीक है, हम लोगों ने E1 E2 की डायरेक्शन निकाल ली है। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि E1 और E2 की डायरेक्शन ना तो सेम है ना ही एक दूसरे के अपोजिट है, ये कुछ अलग डायरेक्शन है। ऐसे केसेस के रिजल्टेंट हम लोगों ने निकालने सीखे थे क्लास 11th में, यानी टू वेक्टर क्वांटिटीज जो एक दूसरे से किसी सर्टेन एंगल पर प्लेस्ड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने का मेथड हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया हुआ है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें E1 और E2 के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो जानना जरूरी है। इसके लिए अगर आप नोटिस करें थोड़ा सा, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन आप जब ड्रॉ कर देते हैं तो क्या मिलता क्या है, ये दोनों लाइन, एक ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो रही है और पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी ये थीटा तो ऊपर वाला भी कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। उसी तरह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो E1 से E2 के बीच का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यहां पर दो चीजें मिली, एक मिला हमें कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, इक्वल हैं, और एंगल बिटवीन देम कितना मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ थीटा। E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है और एंगल बिटवीन E1 E2 कितना मिला है, ट्वाइस ऑफ थीटा। थीटा इस थीटा की वजह से होगा और ये वाला थीटा की वजह से ये हो गया। ठीक, अब हमें इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। टू वेक्टर्स और उनके इन बिटवीन का एंगल्स अगर गिवन होता तो उसका रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला था जो हम लोगों ने स्टडी किया था। फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where a and b are two vectors and theta is a angle between them। दो सदिश a और b होते थे और उनके बीच का कोण होता था थीटा। इस प्रकार हम उसका रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश निकालते थे। अब यहां पर रिजल्टेंट को E बोल दे रहे हैं, तो पहला वेक्टर हो जाएगा E1, दूसरा हो जाएगा E2, ट्वाइस ऑफ E1 E2 एंड cos ट्वाइस थीटा, क्योंकि यहां पर E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमको यह पता है कि E1 और E2 इक्वल हैं, तो जहां पर E2 लिखा वहां पर भी E1 लिख दिया जाए, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 स्क्वायर, क्योंकि E2 की जगह जैसे E1 लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन होगा, स्क्वायर हो गया, cos ट्वाइस थीटा। फिर से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसे सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जिसमें हम डिसॉल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप लोगों के लिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करके, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़कर सॉल्व करने का काम आप उन क्वेश्चंस में करिए जहां पर मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटीज हो, यहां पर 2 से ज्यादा सदिश बन रहे हो, वहां पर यह नियम का पालन कीजिए। जहां पर केवल 2 सदिश बनते हैं वहां पर आप परिणामी वाला ये फॉर्मूला यानी रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डिसॉल्व करने का मेथड वहां पर यूज करना सबसे फ्रूटफुल होता है जहां पर मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, 2 से ज्यादा सदिश होंगे तो वहां पर आप उसे घटकों में तोड़िए। जहां पर केवल 2 सदिश हैं वहां पर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। आपका कम से कम टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, स्टेटमेंट भी आपको कम लिखने पड़ेंगे इसमें। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर एंड cos 2 थीटा। 2E1 स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता 1 प्लस cos 2 थीटा।
1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, लिखकर देख लेते हैं क्या मिल जाता है। 2e1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2e1 कॉस थीटा। इतनी चीज मिल जाएगी। आई होप यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई की गई है। क्यों ये मैथमेटिक्स अप्लाई की गई उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि E1 और E2 टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये दोनों एक दूसरे से सर्टेन एंगल पर प्लेस्ड हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोगों ने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया है। इन चीजों को आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन इसको आप जब नोट कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमें यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करनी है और E1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले से नोन है। सो उस पर मूव करते हैं। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं। हम लोगों के पास जो रिजल्टेंट आया था वो E इज इक्वल टू आ गया था ट्वाइस E1 कॉस थीटा। E1 की वैल्यू हमारे पास पहले से थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहां पर नोटिस कीजिए ट्राइंगल OAP, यहां पर आप कॉस थीटा कैलकुलेट करके देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे विकर्ण होगा। बेस की वैल्यू है आपकी OA और विकर्ण की वैल्यू है आपकी AP, यानी हाइपोटेनस AP, आधार यानी बेस OA। OA की वैल्यू L है और AP की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। यहां से आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली ट्राइंगल OAP से। ये वैल्यू पुट करनी है, E1 की वैल्यू पुट करनी है। दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं ट्वाइस। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, सबको एक साथ ले लिया और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1/2 है। 1 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2, ये मिल जाएगा। फिर वही फॉर्मूला P को यूज कर लेते हैं यहां पर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यूज कर लेते हैं 2QL की जगह। सो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। फिर से हमें L स्क्वायर को डिसॉल्व करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे? ये बताएंगे कि R स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट कर देते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, जैसे इसको 0 करेंगे तो R स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना? R क्यूब। सो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये केवल मैग्नीट्यूड आया, परिमाण आया, डायरेक्शन अभी नहीं निकली है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले की बात करेंगे। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि E1 से, अब ये थीटा तो हम जान चुके हैं कि ये ट्वाइस थीटा था, ये सारी चीजें थी, इसलिए इसको भी हम रिमूव कर दे रहे हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट E है वो E1 के साथ कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, उस एंगल को हमने बोल दिया कितना है? अल्फा, एज्यूम किया हुआ है। तो रिजल्टेंट का एक और फॉर्मूला होता था डायरेक्शन के केस में कि tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो यहां पर भी उसी फॉर्म में लिखेंगे कि tan अल्फा, B का मतलब सेकंड वेक्टर यानी E2 साइन, यहां पर जो एंगल था E1 और E2 के बीच में वो कितना था? 2 थीटा था। A का मतलब E1, B का मतलब E2 कॉस
2 थीटा। अब हमें सॉल्व करना होगा इसको डायरेक्शन निकालने के लिए। सॉल्व करते हैं। tan अल्फा, E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है तो दोनों जगह E1 लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा E1 sin 2 थीटा और यहां हो जाएगा E1 प्लस E1 cos 2 थीटा। नोटिस कीजिए कि डिनोमिनेटर में E1 कॉमन है, sin 2 थीटा अपॉन E1 को जैसे ही कॉमन लिया ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। E1 से E1 कैंसिल हो गया। tan अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल जा रहा है sin 2 थीटा ऊपर मिलता है, उसको हम फॉर्मूला आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसको लिख सकते हैं हम 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? sin 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दे रहे हैं इसको भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर का कॉस थीटा गया तो नीचे का स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहां बचा tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इक्वेट करेंगे तो अल्फा किसके इक्वल मिल रहा है? थीटा के इक्वल मिल रहा है। क्या मीनिंग हुआ कि जो रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 फॉर्म्स एंगल थीटा फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी E1, यानी जो परिणामी सदिश E है वो E1 के साथ किस कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर। यानी ये जो अल्फा की वैल्यू है, इसी अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। E1 से थीटा कोण पर स्थित है आपका रिजल्टेंट E। क्लियर? ये परिमाण हो गया, ये हो गई दिशा। तो फाइनली हमारा यहां पर कंक्लूड हो जाता, कंक्लूजन आता है कि ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज अभी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? वेक्टर नोटेशन। सदिश स्वरूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? नोटिस कीजिए E की दिशा कहां है? बैक साइड पर है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहां पर हम P ड्रॉ कर दें तो P की दिशा क्या होगी? कुछ ऐसे होगी। तो P की डायरेक्शन के अपोजिट है E की डायरेक्शन, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में लगाना पड़ेगा माइनस का सिंबल, साथ में लिखेंगे वेक्टर P अपॉन R क्यूब। ये माइनस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि E और P की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देख लीजिए P की डायरेक्शन कहां है? A से B। E की डायरेक्शन कहां है? उसके बिल्कुल अपोजिट। सो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, सेकंड डेरिवेशन था। जो थर्ड डेरिवेशन है एनी अदर पॉइंट का, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कैलकुलेट करना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है या जो बल आघूर्ण एक्ट कर रहा है, लग रहा है, उसके मान की गणना हमको करनी है। तो सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग डायग्राम फॉर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र, उसको हमने बोल दिया कितना है? वो E है। ठीक, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह प्लेस्ड किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा। यहां पर प्लेस्ड हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया B। पॉइंट A पर आपका चार्ज कौन सा प्लेस्ड होगा? माइनस Q। पॉइंट B पर आपका कौन सा चार्ज प्लेस्ड होगा? प्लस Q। ठीक, इतनी चीजें समझ में आती हैं। P
यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है? हमेशा ए से बी की ओर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है। इतनी चीज क्लियर है? अब अगर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए तो क्या हो रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक धन आवेश भी स्थित है और एक ऋण आवेश भी स्थित है। जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धन आवेश है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा उस डायरेक्शन में उसको ले जाने के लिए, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। कहने का यह मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के से सेम। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। सो हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि दोनों चार्जेस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों चार्जेस पे, वो कैसा होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। कैसे भाई? चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। वी ऑलरेडी नो दैट कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती थी? F अपॉन Q। तो F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान है, आवेश एक समान है, तो दोनों पर बल भी कितना होगा? एक समान। यानी F फोर्स इस पे भी एक्ट करेगा और F फोर्स इस पे भी एक्ट करेगा। दोनों पे कैसा फोर्स होगा? सेम फोर्स होगा। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू E। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये समझ में आता है। ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हमें कैलकुलेट करना है? बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म होता क्या है? यदि दो समान परिमाण के बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में आरोपित हों तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे से भिन्न हो तो ये बल मिलकर एक बल युग्म की रचना करते हैं। यानी कपल ऑफ फोर्सेस क्या होता है? Two forces equal in magnitude, opposite in direction, and their line of action must be different. So these forces forms a couple. दो फोर्स, दो बल जो एक दूसरे के साथ परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में एक दूसरे से विपरीत हैं एवं इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे से भिन्न है, तो ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे? एक बल युग्म की रचना करेंगे। तो वो चीज यहां पर भी है। दोनों आवेशों पे लगने वाले बल का परिमाण तो समान है, दिशा एक दूसरे से भिन्न है, तथा क्रिया रेखा, दिशा भिन्न नहीं, दिशा एक दूसरे से विपरीत है, तथा क्रिया रेखा एक दूसरे से भिन्न है। क्रिया रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन। ये वाला फोर्स कहां एक्ट करेगा? इस लाइन में एक्ट करेगा। ये फोर्स कहां एक्ट करेगा? इस लाइन में एक्ट करेगा। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? डिफरेंट है। कितना डिफरेंस है उसको देखना है तो हमको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, लंब डालना होगा। मान लेते हैं ये किस पॉइंट पर आकर मिल रहा है? पॉइंट M पर आकर मिल रहा है। अब ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा। तो जो लाइन ऑफ एक्शन का डिफरेंस है, दोनों की क्रिया रेखा का अंतर है, वो क्या है? B से M तक की दूरी। दोनों बलों की, जो दोनों बल एक दूसरे के समान है परिमाण में, दिशा में एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? BM। टॉर्क यानी बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी D। यहां पर फोर्स कितना है? Q इंटू E। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिख रही है हमको? BM। B से M तक की दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABM हमें BM की वैल्यू चाहिए, सो हम सीधे सीधे क्या कैलकुलेट करते हैं? साइन थीटा। परपेंडिकुलर लंब है BM, कर्ण है AB, तो BM की वैल्यू हमें यहां पर कितनी मिल जाती है? AB साइन थीटा। AB कुछ और नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी लेंथ है, वो कितनी होती है? 2L। A से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी?
2l होगी। तो bm की वैल्यू हमें मिल गई 2l साइन थीटा। वो यहां पर पुट कर देते हैं, तो QE इंटू 2l साइन थीटा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो 2QL को अलग कर लेते हैं, E साइन थीटा को अलग रख देते हैं। 2QL को हम लिख सकते हैं P, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाता है PE साइन थीटा। यानी जो बल युग्म का आघूर्ण है, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना आ रहा है? PE साइन थीटा। ठीक है, P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र, साइन थीटा, थीटा वो कोण जिस कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, यानी P और E के बीच का कोण भी यहां पर महत्वपूर्ण योगदान देगा, यानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंगल बिटवीन P एंड E। तो फॉर्मूला आ जा रहा है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा इसके वेक्टर नोटेशन में, या ये बल आघूर्ण, ये टॉर्क कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है। ये जो बल आघूर्ण है, टॉर्क है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल को यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयत्न करता है। इसको ये क्या करेगा? घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को ये टॉर्क मूव कराकर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करने की ये कोशिश करता रहेगा। वेक्टर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? यहां पर P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, टाउ भी वेक्टर है। वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा? अगर इसे हम वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉर्म्स अनदर वेक्टर। यानी टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसे जनरेट हो रही है? P और E के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन से हो रही है। P ही पहले क्यों लिखा जाएगा, E बाद में क्यों लिखा जाएगा, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल होता था, दाहिने हाथ का पेंच का नियम जो होता था वो हम लोग यूज करेंगे। उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, उंगलियों को नोटिस कीजिए, P से शुरू हो रही हैं, E पर जा रही हैं, बंद हो रही हैं। थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है? इनवर्स, अंदर की ओर, यानी टाउ की दिशा कहां पर होगी? अंदर की ओर। डायरेक्शन को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन्हें आप ध्यान रखेंगे तो डायरेक्शन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वेक्टर फॉर्म क्या याद होगा? टाउ इज इक्वल टू P इंटू P क्रॉस E। P से शुरू करेंगे फिंगर्स को और क्लोज करेंगे तो कहां पहुंच रहे हैं? E की तरफ। P से E आगे, थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है? इनवर्ड, अंदर की ओर। तो टाउ की दिशा बोर्ड से अंदर की ओर, इनसाइड, इनवर्स डायरेक्शन में। P की डायरेक्शन क्लियरली विजिबल है, E की डायरेक्शन क्लियरली विजिबल है। अब एक और पॉइंट आता है कि ये टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है। सो टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कब मिलेगी? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी? P इंटू E। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, यानी टाउ मैक्स की वैल्यू हमको मिल जा रही है कितनी? P इंटू E। आ रही बात समझ में? ठीक। इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करें कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा जो टॉर्क है वो क्या है? मैक्सिमम लेवल पे है। लेकिन अगर थीटा 0 हो जा रहा है या थीटा 180 हो जा रहा है तो टॉर्क की वैल्यू कैसी हो जाती है? मिनिमम कितनी? 0। थीटा 0 होने पर साइन 0 की वैल्यू 0, थीटा 180 होने पर भी साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी? 0, यानी टॉर्क 0 हो जा रहा है। लेकिन कुछ टर्म्स आती हैं जिन टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे, जिसको डिस्कस करने के बाद ही इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और न्यूमेरिकल सेक्शन पर आएंगे। तो उस बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। वो टॉपिक्स क्या है? जो स्पेशल केसेस हैं उन पर बात करेंगे थोड़ी सी। स्पेशल केस का एक टर्म तो हमने डिस्कस कर लिया, ये स्पेशल केस का एक पार्ट था, सेकंड पार्ट था। स्पेशल केस का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। व्हेन थीटा इज 0, जब थीटा 0 हो जाएगा
तो उस केस में टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई साइन 0, यानी टाउ की वैल्यू फाइनली हमें कितनी मिल जाएगी, 0। When थीटा इज 0, so the value of टाउ यानी टॉर्क कितना निकल कर आ रहा है, बलयुग्म का आघूर्ण निकल कर आ रहा है 0। ये कंडीशन क्या डिफाइन करती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी स्थायी संतुलन की अवस्था को बताती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल स्टेट है, ये याद रखिएगा। सेकंड केस हम डिस्कस कर चुके हैं, जब मैक्सिमम हो जाता है व्हेन थीटा, ये सेकंड केस में क्या है, व्हेन थीटा आपका कितना होता है 90 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू अपनी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं। तो फर्स्ट केस हो गया था स्टेबल इक्विलिब्रियम का, सेकंड केस हो गया था मैक्सिमम का, थर्ड केस हो जाता है आपका व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री होगा तो भी आपका टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और व्हेन थीटा इज 180 डिग्री तो स्टेट आपकी कौन सी हो जाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस बात को जानना है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उसी फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब थीटा 0 होगा उस केस में क्या होगा, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं फर्स्ट केस में, जब थीटा 0 होगा तो माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, प्लस क्यू चार्ज राइट हैंड साइड पर होगा, यानी इस शेप में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड होगा, यानी P की डायरेक्शन सेम होगी विद द डायरेक्शन ऑफ E। सो ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए हो जाएगी क्योंकि डाइपोल इसी फॉर्म में पाया जा रहा है, इसी फॉर्म में जनरेट हो रहा है और इसी फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन थर्ड केस में व्हेन थीटा इज 180 डिग्री तो पोजीशन इंटरचेंज हो गई, प्लस क्यू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, माइनस क्यू राइट हैंड साइड हो गया, P की डायरेक्शन चेंज हो गई, E की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई, यानी P और E की डायरेक्शन क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई, यानी ये कौन सी स्टेट हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी P और E की डायरेक्शन सेम है तो स्टेट कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी जो बाय डिफॉल्ट केस होता है। और अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई तो वो कौन सा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि इस पे कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, और जब कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल की पोजीशन में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। स्टेबल इसलिए बोला क्योंकि P और E की डायरेक्शन सेम है तो स्टेबल, P और E की डायरेक्शन अपोजिट है तो अनस्टेबल। ये सारे टॉपिक थे आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। उसके जितने थ्योरेटिकल टॉपिक हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। आपको अगर बोर्ड से कुछ भी नोट डाउन करना हो तो आप फ्रीली उसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल कंटेंट इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी सतत आवेश वितरण हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि उसको हम गॉस थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय के पहले डिस्कस करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी स्टडी की है वो सारी पॉइंट चार्जेस को लेकर की है, बिंदु आवेश को लेकर की है। ठीक है, सो हमको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जो बात करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सर्टेन 3-4 न्यूमेरिकल्स को मैं पिक करूंगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल शेयर करना हो तो आप अपनी क्वेरी सेंड कर दीजिएगा, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको पुट अप करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीजों को आप रिवाइज कीजिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेरी है वो हम लोग मेरे पास तक आप शेयर कीजिए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।